पर रह रहे होंगे और अपनी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। जैसे गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्हें फॉलो कीजिए। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। और हाँ, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप विटामिन सी या फिर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स को लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई जिंजर ड्रिंक या फिर हल्दी की ड्रिंक वगैरह ऐसे कोई ड्रिंक बनाकर भी आप ले सकते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी दीजिए, ताकि आप सबका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे। और हाँ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप लोगों की सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाहर का घूमना तो सारी जिंदगी होता रहेगा, लेकिन घूमोगे भी तभी ना अगर आप बच पाओगे। तो सेफ्टी आपके अपने हाथों में है, बाहर बिल्कुल ना निकलिए। जो कुछ भी है अपने घर पर ही रहकर करिए, ठीक है। तो ये था मेरा थोड़ा सा जो मैं कोरोना के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन हाँ, आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट डाली थी कि आप लोग मेरी वीडियोस किस तरीके से चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड पर चाहते हैं या फिर नोटबुक पर चाहते हैं। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही वोट किया था, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही आज की वीडियो होने वाली थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते मैं बाहर से मार्कर अपना न्यू नहीं लेके आ सकी और मेरे पुराने मार्कर की इंक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो मेरे पास इंक भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा। आज की वीडियो या फिर जब तक ये लॉकडाउन चलता है तब तक की वीडियोस आपको नोटबुक पर ही मिलेंगी, लेकिन हाँ, उसके बाद आपको व्हाइट बोर्ड पर ही मिलेगी। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अरे भाइयों और बहनों, जल्दी जल्दी में ये तो बताना मैं आपको भूल ही गई कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग और बिजनेस स्टडीज का डे 7। तो फाइनली लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टाफिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट पर्सन को उसकी राइट जॉब देनी, जो भी वो डिजर्व करता है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है स्टाफिंग। क्योंकि ये स्टाफिंग का मीनिंग है और आप लोगों को पता है कि मैं मीनिंग को हमेशा बॉक्स में डाल के लिखती हूँ आप लोगों के लिए, तो ये मैंने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। स्टाफिंग से हमें कॉम्पिटेंट पर्सोनल मिलती है। अपना जितना भी स्टाफ है वो एक कॉम्पिटेंट स्टाफ मिलता है हमें, ठीक है। और लोग अगर स्टाफिंग हमारी अच्छे तरीके से होगी, राइट पर्सन को राइट जॉब मिली होगी, जो काम वो डिजर्व करता है उसे वो जॉब मिली होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से उसे परफॉर्म कर पाएगा, जिससे हमारी फर्म की ग्रोथ भी होगी। और फर्म की ग्रोथ होगी इसका मतलब हमारे वहां पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अच्छे तरीके से यूज भी कर पा रहे हैं, यानी कि जो भी हम अपने स्टाफ को सैलरीज या वेजेस दे रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से यूज हो पा रही है, क्योंकि उन्हें डिजर्विंग जॉब मिली है और वो अच्छे तरीके से उसे परफॉर्म भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर जो पर्सन जो जॉब को डिजर्व करता है उसे वो जॉब मिल जाती है तो उसे अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन भी रहती है और वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म भी करता है, तो इसलिए इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये तो हो गई कुछ इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं स्टाफिंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन भी एक तरीके का एक रिसोर्स होता है, ठीक है। और इसे भी मैनेज जब किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारे टास्क या करने पड़ते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, स्टाफ को रिक्रूट करना, ठीक है। उनकी जॉब्स देखना, कौन से पर्सन को कौन सी जॉब देनी है उसे एनालाइज करना, ठीक है। उसकी कंपनसेशन को डेवलप करना, जैसे कि उसे कितने काम के लिए कितने कंपनसेशन देनी है, उसे सैलरीज, वेजेस, और हाँ, एम्प्लॉयज का वेलफेयर भी देखना, ठीक है। और उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स है उसे हैंडल करना। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। और स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। स्टाफिंग एक वाइड कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टाफिंग एज कंपेयर टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा और भी कामों को बीच में इंक्लूड करता है, जबकि स्टाफिंग सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले किया जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो भी आपको स्टाफ चाहिए वो
एग्जैक्टली कितना चाहिए, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए आपको एज स्टाफ, और किस तरीके के चाहिए, मतलब उनमें क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो हो जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब आपको सिंपल से शब्दों में बता दें तो इसका मतलब होता है फाइंडिंग और हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। यानी कि जो भी पोस्ट आपको चाहिए उस पोस्ट के लिए आप एक बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट उस पोस्ट के हिसाब से देख रहे हैं या उसको हायर कर रहे हैं। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट। ऑब्वियसली आप पहले ये देखते हो कि आपको कौन सा पर्सन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसे आप ढूंढना शुरू करते हो या हायर करना शुरू करते हो। और जब आप उसे ढूंढ लेते हो तो आप सिलेक्शन का प्रोसेस करते हो, ठीक है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस भी आगे किस तरीके से होता है उसे भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद सपोज अब वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद उसकी होती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है जब वो अपनी पोजीशन को, जिस पोस्ट के लिए आपने उसे हायर किया है उस पोजीशन को आके ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसे उसकी फर्म के जहाँ पे वो काम कर रहा है उसे उसके सुपीरियर से मिलवाना, सबॉर्डिनेट से मिलवाना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज वगैरह जो भी है फर्म की उस सब से उसे इंट्रोड्यूस करवाना। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उसे जो भी काम हमने दिया है, सौंपा है, उसे अगर थोड़ा बहुत समझाने की ज़रूरत है तो हम उसे अच्छे से वो समझाएंगे, उसे ट्रेनिंग देंगे उस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा उसकी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, हम देखेंगे कि उसने जो भी परफॉर्म किया है वो अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली किया है। सपोज अगर हमने उसे एक टारगेट दिया था 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, तो उसने 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस भी किया है या उससे कम किया है या उससे ज्यादा किया है। तो उस परफॉर्मेंस को मतलब इवेल्युएट करना, उसी स्टेप को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। और उसके बाद आता है करियर प्लानिंग, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसे हमें प्रमोशन देना है वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं उन चीजों को देखना आ जाता है 7th पॉइंट पे। और 8th पॉइंट पे हमने अब देख लिया कि उसे सिलेक्ट भी कर चुके हैं, हम उसे ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जॉब पर भी आ गया है, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी हमने देख लिया है कि उसने प्रॉपरली किया है या नहीं किया है, और उसे प्रमोशन देना है नहीं देना है तो कितना देना है ये भी देख लिया। तो फिर फाइनली हम उसे उसकी कंपनसेशन, उसकी सैलरी, उसके वेजेस उसे फाइनली दे देंगे, ठीक है। उसके साथ ही उसे जितने भी रिवॉर्ड्स या प्रमोशन बोनस वगैरह कुछ भी देना है तो वो यहाँ पर हम उसे दे देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं ये 8 स्टेप में से हमारे को डिटेल में कौन से स्टेप्स को पढ़ना है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2nd नंबर पर होता है। सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए अपने काम के लिए और किस तरह के चाहिए, और उसके बाद आपको रिक्रूट करना है उन्हें, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, उस पोस्ट के लिए, जो पोस्ट के लिए आप ढूंढ रहे हो उसके लिए आपको बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट ढूंढना है। तो इसका मीनिंग मैंने बॉक्स में डाल के रखा है। तो रिक्रूटमेंट करने के आपके पास सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, यानी कि आप एम्प्लॉयज को कहां कहां से हायर कर सकते हो। आपके पास 2 तरीके होते हैं सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज के बारे में। तो इंटरनल सोर्सेज में आ जाते हैं हमारे पास ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। अच्छा, अब ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जब आप किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हो तो वो आ जाता है ट्रांसफर्स में, ठीक है। जैसे अगर कोई पर्सन प्रोड्यूसिंग सेक्टर में काम कर रहा था और हमें मार्केटिंग सेक्टर में चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में काम कर रहा था, हमें मार्केटिंग सेक्टर में एक एम्प्लॉय चाहिए, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा 2 बंदे हैं और यहाँ पर हमें 2 बंदे चाहिए, तो हमने यहाँ से 2 पर्सन्स को निकाला प्रोड्यूसिंग सेक्टर से और मार्केटिंग सेक्टर में भेज दिया। तो ये तो हो गया ट्रांसफर्स का, यानी कि हमारे फर्म के अंदर से ही हमें जितना भी रिक्रूट करना था वो हो गया,
ठीक है। या फिर हम प्रमोशंस कर सकते हैं। प्रमोशंस का मतलब होता है कि हम किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देते हैं किसी हायर पोस्ट के ऊपर, ठीक है, जिसका रुतबा, स्टेटस, कंपनसेशन, हर चीज थोड़ी सी ज्यादा होती है पहले वाली पोस्ट से, तो वो हो गया प्रमोशन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि जो भी हम बाहर से पर्सन्स को कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट। कई बार क्या होता है कि कॉलेजेस वगैरह में या इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जब भी हम जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपके बीच में ही प्लेसमेंट हो जाएगी अगर आप अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि बड़े बड़ी कंपनीज ने कॉलेजेस से ही बात करके रखी होती है कि आप लोगों के पास जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स आता है आप हमें हमारी कंपनी को दीजिए, इसके बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे। तो वो आ जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट में कि आप वो पर्सन्स को इंस्टीट्यूट्स या फिर कॉलेजेस से डायरेक्ट ही ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। अब होता क्या है, कई बार कंपनीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट से भी कैंडिडेट्स को हायर कर सकती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, मिडल और टॉप लेवल की जो भी प्लेसमेंट्स होती है वो डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। और ये टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सोनल को हायर करने में हेल्प करते हैं कंपनी को, ठीक है। अब प्लेसमेंट एजेंसीज भी होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे आता है आपके पास कई बार न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि ये प्लेसमेंट एजेंसी है हमारी और आप लोग यहाँ पर आकर जॉब कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है, वो एक प्लेसमेंट एजेंसी होती है। प्लेसमेंट एजेंसी क्या होता है, वो एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसी एजेंसी होती है जिसपे बहुत सारे लोगों का, कैंडिडेट्स का बायोडाटा होता है और जो भी कंपनीज और कैंडिडेट्स दोनों में ही बात करवाती है और उनके बाद उनको भी जॉब मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये MENT थोड़ा सा छूट गया था तो मैंने किस तरीके से लिखा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट चलाती है, एक तरीके से प्लेसमेंट एजेंसी ही है लेकिन ये गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंडर जाके बहुत सारे लोग अपना बायोडाटा वगैरह लिखवा देते हैं और कंपनीज को अगर कोई भी उनमें से पसंद आता है तो वो उन्हें हायर वहां से कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट चलाती है तो गवर्नमेंट का तो आप लोगों को काम पता ही है, कई बार थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो इनका जो डाटा है वो ज्यादातर अप टू डेट नहीं रह पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू भी होता है, आप लोगों को पता है न्यूज़पेपर्स में रोज आता है क्लासिफाइड जॉब्स, क्लासिफाइड वगैरह उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे हो सकती है, कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लिख दिया जाता है कि इस डेट को, इस तारीख को इतने बजे जिसको भी ये वाली पोस्ट चाहिए वो यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, हम लोग देखेंगे, जो हमें मतलब वहां पर उन्हें डायरेक्टली वहीं से ही रिक्रूट कर लिया जाता है, लोग वहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अब एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको बताना भूल गई। एडवर्टीजमेंट जो है इससे ज्यादा से ज्यादा, इसकी एडवांटेज ये है मेरिट ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट हो सकती है, ठीक है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है जॉब्स के बारे में अपनी, या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन और जो हमारी फर्म होगी उसको भी एक वाइड चॉइस मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अब इसका डीमेरिट क्या है कि अगर हमें एक या दो पोस्ट ही चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें ऑब्वियसली एक या दो बंदे ही चाहिए, एक पोस्ट के लिए एक पर्सन चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने एक पोस्ट के लिए एडवर्टाइज कर दिया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डीमेरिट हो जाता है इसका, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो गया। अच्छा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक इनएक्सपेंसिव वे है, यहाँ पर कंपनी के ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कई बार क्या होता है, सपोज अगर हमारी फर्म में 10 पर्सन्स काम करते हैं, हम 10 में से किसी एक या दो को बोल दें कि आप लोगों के लिंक में कोई और भी काम करने वाला है तो आप उन्हें भी लेके आइए, हमें थोड़े से और पर्सन्स की जरूरत है, ठीक है। तो उन्हें ऐसे पर्सन्स जो कि दूसरे ऐसे पर्सन्स को लेकर आते हैं,
ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वो थोड़ा सा हमारे से फी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो हमारा काम कर देते हैं। लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहा था, ठीक है, उसने हमें बी और सी, हमारी फर्म को ये दो पर्सन से मिलवाया और हमारी फर्म ने इन दोनों को भी हायर कर लिया। और फाइनली एक ही अगर हमारी फर्म के साथ कोई भी बातचीत हो जाती है और ये फर्म को छोड़ने का डिसाइड कर लेता है, तो ये भी हो सकता है, चांसेस ये भी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बी और सी भी फर्म को छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी ऑलरेडी इसके लिंक में होते हैं और इसके थ्रू ही फर्म में आए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैजुअल कॉलर्स। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने चाहे अपनी पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी अनाउंस करी हो या ना करी हो, लेकिन फिर भी लोग अपनी एप्लीकेशन उस कंपनी में डाल देते हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिन्हें जरूरत होती है, उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, कंपनी को अगर चाहिए तो कंपनी उनमें से भी किसी को बुलाकर हायर कर सकती है। या फिर एम्प्लॉयज अपने करंट एम्प्लॉयज से वो पूछ सकती है कि कोई रिकमेंड करो, अगर आपको कोई पर्सन जानता है जो ये काम कर सके, आपके कोई रिलेटिव्स में से, कोई फ्रेंड्स में से कोई भी आपको जानता है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन से भी वो रिक्रूट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को अपनी फर्म में। और एक आता है वेब पब्लिशिंग। कंपनीज डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर अपनी नीड्स, अपनी जॉब के बारे में सब कुछ लिख देती हैं और वहां पर जो भी पर्सन डिजर्व करता होता है वो वहां से उसके हायर कर सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इंटरनेट के थ्रू बहुत सी जॉब्स लोगों को मिलती हैं। साइट्स बता देते हैं जैसे कि naukri.com और jobstreet.com वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चैप्टर इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको मैं इसी लेक्चर का पार्ट 2 भी बनाकर दूंगी। इसमें बस हम अभी मेरिट्स और डीमेरिट्स तक पढ़ने लगे हैं। इंटरनल सोर्सेज के क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। रह जाएगा सिलेक्शन का पार्ट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट, जो कि हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए इंटरनल सोर्सेज के क्या मेरिट्स है, क्या फायदे हैं। इकोनॉमिकल है, हमारे पैसे बचते हैं यार। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी की प्रमोशन हो जाती है तो उसे मोटिवेशन मिलती है कि उसने अच्छा काम किया है, वो और अच्छे से काम करता है उसे। ठीक है, अगली बार। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। अब मैंने आपको बताया कि अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर में ज्यादा पर्सन्स काम कर रहे हैं और मार्केटिंग में कम है, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में जितने ज्यादा काम कर रहे हैं हम उसे मार्केटिंग सेक्टर में नीड के हिसाब से ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास सरप्लस स्टाफ था, ज्यादा एक्स्ट्रा स्टाफ था, उसे हमने एडजस्ट कर लिया, तो हमारा लेवल जो है वो बराबर हो गया। ठीक है, और हाँ, क्योंकि वो हमारी फर्म में पहले से काम कर रहा है, वो हमारी फर्म के बारे में काफी चीजें पहले से जानता है। ठीक है, तो उसे ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं होती है और हमारी फर्म में पीस मेंटेन रहता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी न्यू पर्सन काम में आता है तो उसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी जॉब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पुराना ही पर्सन है तो पीस मेंटेन रहता है। और सिंप्लीफाइड सिलेक्शन ये है, मतलब पूरा प्रोसीजर जो सिलेक्शन का आप आगे पढ़ोगे, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। देखिए, ये एक इनकम्प्लीट सोर्स है, हम हर बार अपनी फर्म के अंदर से ही पर्सन्स को हायर नहीं कर सकते हैं। कई बार, बहुत बार हमें बाहर से हायर करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर हम हर बार इंटरनल सोर्सेज को यूज करें, ट्रांसफर कर दें या फिर प्रमोशन कर दें, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो लेथार्जिक हो सकते हैं, थोड़े बहुत आलसी हो सकते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, उन्हें पता ही है कि हमारा साल बाद या 2 साल बाद प्रमोशन तो होता ही रहना है, सो हम अपने काम को अपने हिसाब से करेंगे, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयज लेथार्जिक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैम्पर्ड स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। अब उन्हें पता है कि हमारा प्रमोशन तो हो जाना है, तो कंपटीशन का वो करते ही नहीं है, ज्यादा मेहनत कंपटीशन के हिसाब से करते ही हैं। अगर आप लोगों को पता है कि कंपटीशन है तो आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे ऑब्वियसली, तो यही तो हिसाब है एम्प्लॉयज के। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास नो स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट। ऑब्वियसली अब कोई नया पर्सन तो हम हायर कर नहीं रहे हैं, पुराने पर्सन से ही उठाकर उसे कोई नई पोस्ट पर उसे हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू फर्म कैन नॉट यूज। ऑब्वियसली कोई भी अगर नई फर्म है तो उसके पास कोई पुराना तो होगा नहीं ना, पुराने एम्प्लॉयज तो होंगे नहीं, तो वो इंटरनल सोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, उसी एक्सटर्नल सोर्सेज को ही देखना पड़ता है। और लास्ट है हमारे पास लिमिटेड
चॉइस, जो भी हमारे पास फर्म के अंदर मेंबर्स हैं उन्हीं में से ही हमें सिलेक्ट करना है, हमारे पास कोई वाइडर चॉइस नहीं है। ये हो गए इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें वाइडर चॉइस मिल जाती है बड़े लेवल के ऊपर, फ्रेश टैलेंट आता है हमारी कंपनी में, और क्वालिफाइड और जितनी भी हमारे को क्वालिफिकेशंस उस जॉब के लिए चाहिए वो भी मिलती हैं। तो क्वालिफाइड पर्सोनल हमारी फर्म में आता है। नेक्स्ट, नई फर्म्स भी इसे यूज कर सकती हैं और एक कंपटीशन की स्पिरिट जो है वो बनी रहती है। अब पुराने लोगों को भी पता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फर्म हमें हटाकर बाहर से किसी पर्सन को हायर कर सकती है। तो हमें अच्छे से काम करना है, तो उनका एक कंपटीशन बना रहता है, वो भी अच्छे से काम करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है कि ये कॉस्टली बहुत है। ठीक है, कॉस्टली कैसे है, एडवर्टीजमेंट्स करनी है या वेब पब्लिशिंग करनी है तो ये सब थोड़ा बहुत कॉस्टली हो सकता है। या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर कैजुअल कॉलर्स वगैरह उन्हें लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी थोड़ी सी फीस चार्ज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी फीस चार्ज करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या फिर प्लेसमेंट एजेंसीज भी हमारे से चार्जेस लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ सकता है। दूसरा, लेंथी प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि हमें सिलेक्शन के लिए न्यू एम्प्लॉयज की बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, पीस नहीं रहता है क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज आते हैं तो वो कई बार पुराने एम्प्लॉयज के साथ नहीं सेट हो पाते हैं अच्छे से प्रॉपरली, तो चांसेस है कि लड़ाई झगड़े उनके हो सकते हैं। तो इसलिए पीस के बारे में हम नहीं कह सकते कि मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। ज्यादातर केसेस में पीस मेंटेन नहीं रहता है। तो ये तो हो गए हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ गाइस, पढ़ते रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।